हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जेमू ग्लेशियर को लेकर के। तो जेमू ग्लेशियर को अगर हम मैप में व्यू करें तो इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है वहां पर ईस्टर्न हिमालय में जेमू ग्लेशियर एग्जिस्ट करता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के इंडिया के उसमें क्या स्टैंड रहा है, उन सभी को लेकर के पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए गए और उनका आंसर दिया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप सभी को पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं यूएस ने और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके। एक तो जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उसके बेसिस पर, ताकि जो भी ट्रेड होता है कंट्रीज में आपस में, उसमें ट्रेड में जो भी पेमेंट किया जाता है वो काफ़ी ईजी होता था स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन रशिया के जो भी बैंक जो इससे एफिलिएटेड है इस सिस्टम से, उनको रिस्ट्रिक्शंस कर दिया गया है। दूसरी बात, रशिया के जो भी प्रोडक्ट्स है उनको लेकर के भी रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब यहाँ पर इंडिया ने अपनी बात रखी है कि हमारे रशिया के साथ में जो रिलेशन है, रशिया के साथ में जो हमारा ट्रेड है वो रेगुलर रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपने जो रिलेशन है वो सभी कंट्रीज के साथ में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने हालांकि जो भी की ट्रेडिंग सिस्टम में पेमेंट सिस्टम किस तरीके से होगा, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले रशिया का जो करेंसी है उसको लेकर के इंडिया ने ये बात बोली थी कि पहले इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम हमारे जो रुपीस जो है, हमारी जो करेंसी है उसमें रशिया को पेमेंट करेंगी। लेकिन हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो कम कंट्रीज है जिनके साथ में डायरेक्टली उस मनी का यूज़ करके हम उसका ट्रेड में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर रशिया ने चाइना की मीडिएटर करेंसी के रूप में यूज़ करने की बात की कि चाइना की करेंसी को यूज़ करते हुए हम रशिया के साथ में जो ट्रेड है वो अपना रेगुलर कर सकते हैं। इसका मेजर रीजन ये है कि चाइना के जो रिलेशन है, चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ में डायरेक्टली होता है, तो उनकी जो करेंसी है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर यह बात पूछी गई कि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, तो उसमें इंडिया ने जो एब्सटेन की जो पॉलिसी अपनाई है उससे इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कैसे सर्वाइव हो पा रहा है। तो इसको लेकर के आंसर ये दिया गया कि देखो, इंडिया जो है वो हमेशा पीस के लिए अपनी पोजीशन रखता है। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो भी हमारा डिसीजन है इसमें स्पेसिफिक हमने फोकस किया है कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से सर्व होगा, उसी के बेसिस पर हमने जो भी एब्सटेन की पॉलिसी अपनाई या फिर हमने आंसर नहीं दिया या जो भी अपनी तरफ से कोशिश की है। हालांकि हम चाहते हैं कि जो भी क्राइसिस है वो खत्म हो, स्टेबिलिटी के मोड आए, पीस एस्टेब्लिश हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो जिसके बेसिस पर दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिस्कशन है वो एग्रीमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश हो सके और जो इशू है उसको एंडिंग पॉइंट की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन इंडिया ने मेजॉरिटी में अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर जो भी अपना स्टैंड है उसको यहाँ पर क्लियर किया है। ओके, तो ये इंडिया का क्या स्टैंड रहा है रशिया को और यूक्रेन के बीच में जो इशू है उसको लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर पाकिस्तान में जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो उसको एक तरीके से अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो भी उनके साथ में एसोसिएशन में जो भी अदर पार्टीज थी उन्होंने अपना जो भी सपोर्ट दे रखा था, वहाँ की जो मेजॉरिटी में जो पार्टी वहाँ पर रूल कर रखी है तहरीक-ए-इंसाफ, उनको जो अदर पार्टीज ने सपोर्ट कर रखा था उन्होंने एक तरीके से अपने आप को पीछे कर लिया है।
अपने आप को वहाँ से खींच लिया है। अब मेजोरिटी में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ की नेशनल असेंबली जो है उसमें 342 मेंबर हैं, जिसमें 155 मेंबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के पास में है, लेकिन अपनी मेजोरिटी सिद्ध करने के लिए उनको 172 लॉ मेकर्स की ज़रूरत है। एक जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी वहाँ की पार्लियामेंट जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं, और जो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इमरान खान, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रहे हुए हैं, और उनकी जो पार्टी है उनका क्या नेम है, ये आपको जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। कहीं भी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि पाकिस्तान में, बस ये पूछ लेंगे कि जो इमरान खान के हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे जो इश्यूज है वो एक पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 डेथ क्लेम करने के लिए, अगर कोई पर्सन, किसी की फैमिली में अगर कोविड की वजह से किसी की डेथ हुई है, और हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए हम 50,000 रुपये जो है वो एवरी डेथ के ऊपर देंगे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोविड-19 डेथ कंपनसेशन के लिए 60 डेज का एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, आउटर लिमिट्स डिसाइड की गई हैं कि 60 डेज़ में आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो जमा करवाना है। फिर 30 डेज़ में जो गवर्नमेंट है उस एप्लीकेशन को व्यू करेगी, और फिर उनको अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल क्लियर तरीके से अच्छे से लगता है कि हाँ ये बिल्कुल वैलिड एप्लीकेशन है, तो उनका जो भुगतान है 50,000 रुपीज़ का वो कर दिया जाएगा 30 डेज़ में। ओके, अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये कोविड-19 कंपनसेशन के बहुत सारे इशू जो हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो फेक भी रजिस्टर हो रहे हैं, फेक एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि जो भी एक ऐसी फैमिली जिसको ज़रूरत है, जिसको नेसेसिटी है इन 50,000 की, वो तो इससे बच नहीं पाए, और गलत तरीके से जो रेगुलेटरी हो रही है बहुत सारे, अगर हम बात करें तो ऑफिसर्स की मिलीभगत की वजह से अगर ये इशू क्रिएट हो रहा है, तो उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखे, क्योंकि इसकी वजह से जो करप्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र असेंबली, उन्होंने एक बिल पास किया कि मराठी जो लैंग्वेज है वो महाराष्ट्र स्टेट में जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। इस बिल में उन्होंने ये बात रखी है कि वहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ऑफिसेज में मराठी को यूज़ नहीं किया जाता है। अब ये जो बिल है वो मराठी की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए, कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर कोई पर्सन कोई अपना एप्लीकेशन रखता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात अपनी रखना चाहता है लोकल अथॉरिटी में, तो वो मराठी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए अपनी जो भी फीलिंग्स है, अपने जो भी बात है, अपने जो भी विचार हैं, आइडिया है, उनको रख सकता है। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी बोला गया है कि अगर ये मराठी लैंग्वेज को अगर कोई इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, कोई अपनी एप्लीकेशन जो है वो मराठी लैंग्वेज में लिखता है, तो अगर उस पर काम नहीं किया गया तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं लोकल अथॉरिटी में, उन सभी के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली जो सरकार है उन्होंने एक तरीके से आंसर देने की कोशिश की है। अभी आप सभी को पता है कि कश्मीर फाइल्स एक नई मूवी है, आपने देखी भी होगी, और नहीं भी देखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने उसको डायरेक्ट किया है। तो उसका डायरेक्टर का जो नेम है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो यहाँ पर जो दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हॉस्पिटल्स है, मेडिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उन सभी में अच्छे से काम किया है। इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए 5 स्टेट में, उन जनरल असेंबली की जो इलेक्शन हुई 5 स्टेट में, उसके बाद में जो रिजल्ट आया और जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब में एक तरीके से मेजोरिटी गेन की है, उसके बाद में ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि हो सकता है कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हो उसमें एक मेन पार्टी के रूप में, या फिर अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में अगर अपोजिशन में एक मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट खड़ी हो सकती है या पार्टी खड़ी हो सकती है, तो आम आदमी पार्टी का नाम प्रेजेंट टाइम में
लिया जा रहा है। ओके, आम आदमी पार्टी, आप सभी को पता है कि इसका इलेक्शन सिंबल जो है वो झाड़ू है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके लिए काम करता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो ही किसी भी जो नई पार्टी बनती है उसको क्या सिंबल देना है, एलोकेशन जो करना है, वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर है उन्होंने बात रखी है कि देखो 1200 दूरदर्शन एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर जो थे उनको शट डाउन कर दिया गया है। इसके कुछ इशू ये हैं, इन्होंने ये बताया है कि डीडी फ्री डिश जो है एक फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सर्विस ऑफ प्रसार भारती अंडर विच ओवर 150 टीवी चैनल्स इंक्लूडिंग 51 एजुकेशनल वंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ये जो 150 टीवी चैनल्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो फ्री रहेगी। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो एटीटी ट्रांसमीटर्स ऑफ दूरदर्शन कैरिंग ओनली वन चैनल हैड लॉस्ट देयर रेलेवेंस, मतलब एक चैनल के लिए कुछ एटीटी ट्रांसमीटर जो है उनको स्टेबल कर रखा था, तो इसकी कोई ज़्यादा एक तरीके से अगर हम देखें तो कोई रेलेवेंट जो है वो तरीके से सामने नहीं आ पा रहा था, इसी की वजह से इनको क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज यूपी के सीएम अपनी नेक्स्ट टर्म के लिए योगी आदित्यनाथ जी वो अपनी शपथ लेंगे। अभी 5 स्टेट में जो भी इलेक्शन हुए हैं रेगुलर वहाँ के जो सीएम हैं वो अभी अपना उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो रेगुलर चलता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 साउथ पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के जो बैटल है उसको एंडिंग की तरफ ले जाया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुल्ला पेरियार डैम क्या है, ये इशू क्या है। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो एक मैसनरी ग्रेविटी डैम है और पेरियार रिवर और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए मुलायार और पेरियार रिवर का जो कन्फ्लुएंस एरिया है वहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम को बनाया गया था। ये जो मुल्ला पेरियार डैम है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्टेज में है और इसी को लेकर के, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो केरला वाली जगह में है, केरला स्टेट में है, लेकिन इसकी एक तरीके से ओवरव्यू करने की जो पावर है वो तमिलनाडु के पास में है। तो यह केरला अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये जो डैम है इसका यूज़ एक सही तरीके से हो, टाइम टू टाइम इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि 2021 में यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड के बिगेस्ट डैम जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्टेज में है उनको एक तरीके से ओवरव्यू करने की ज़रूरत है और इसमें उन्होंने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात रखी कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है वो एक सिस्मिकली मतलब अर्थक्वेक एक्टिव वाले रीजन में है और यहाँ पर अगर कुछ स्ट्रक्चरल फ्लोज देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से 3.5 मिलियन पीपल जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं इन सारे बिग डैम की वजह। पूरे वर्ल्ड में जो भी बिग डैम है और काफ़ी ओल्ड स्टेज में है उसकी वजह से बहुत सारे जो पीपल हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ग्लोबल लेवल पर वो इससे इफेक्ट हो सकती है। ओके, मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं कि कार्डेमम हिल्स में, वेस्टर्न घाट में जो कार्डेमम हिल्स हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है और मुलायार और पेरियार रिवर जो है उनके कन्फ्लुएंस के ऊपर इसको बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के है। आप सभी को पता है केरला का प्रोजेक्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे हेल्प कर रही है, जिसमें नॉर्थ टू साउथ जो केरला है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए ये जो रेल प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अब इसको लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है केरला स्टेट में, जिसकी वजह से वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने हमारे पीएम से मुलाकात की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसमें अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगी। आप सभी को पता है कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी हिजाब को लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बोला था कि इस्लाम जो रिलीजन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है हिजाब, इसीलिए आर्टिकल 25 के बेसिस पर जो एक मांग की जा रही थी कि हमारा फंडामेंटल राइट है हिजाब उसको सिक्योर किया जाए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो भी रिजल्ट रहा है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और ये भी बोला गया है कि जल्द ही इसको डिसाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं जिनके अभी एजुकेशन उनके एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि स्कूल में और जो
प्री यूनिवर्सिटी में जो हिजाब कैरी करके जो गर्ल्स आती थी उनको बंद कर दिया गया है कि आप हिजाब कैरी करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकते हो, क्योंकि वहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना नोटिफिकेशन 1983 का जो एजुकेशन एक्ट है उसके बेसिस पर यह बात बोली कि हिजाब को आप कैरी नहीं कर सकते हो। यूनिफॉर्म को डिसाइड करना जो वहाँ का मैनेजमेंट है, अथॉरिटी जो है उसके पास में पावर है, और हिजाब जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जल्दी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना रिजल्ट इसमें सुनाए ताकि जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन जो है वो इससे इफेक्ट ना देखने को मिले, क्योंकि जब हमने इससे रिजल्ट आया तो गर्ल्स के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट वायरल हो रहे थे कि हम एजुकेशन और हमारा जो रिलीजन है उनको दोनों को साथ में फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ एडवोकेट ने अपनी तरफ से बात रखी है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो जो रिलीजियस सिंबल है उनकी वियरिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो टर्बन वियरिंग सिख जो हैं उनको हेलमेट कैरी करने से रोकता है, एग्जेम्पशन देता है उनको। इसके अलावा जो सिख जो हैं उनको कृपाण कैरी करने की भी एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में कहीं आ जा रहे हैं वो, तो जो अपनी कृपाण जो है उसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप हमें हिजाब कैरी करने से रोक रहे हो और आपने बोल दिया कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन गर्ल्स का जो एजुकेशन एक राइट है उसको भी प्रिजर्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए इसका जो रिजल्ट है वो क्लियरली सामने आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 केसेस में ये बात बोली कि बहुत सारे हम ये देखते हैं कि सील्ड कवर रिजल्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से शो किए जाते हैं जो जुडिशरी है उसमें। जैसे कोई केस चल रहा है उसमें एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अपने सील्ड कवर जो भी अपनी तरफ से जो भी बातें हैं वो सील्ड कवर में रखेगी ताकि उसमें अपना पॉइंट रख देती है कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है, जिससे जो जुडिशरी में जो ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं वो ही उसको व्यू कर सकते हैं। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको पता भी नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अपनी बातें रखी हैं। तो इसको लेकर के अभी कुछ टाइम पहले एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग केसेस में बात रखी कि जो सील्ड कवर जो अपनी सबमिशन आप करते हो उससे हम एग्री नहीं करते हैं। हर पॉइंट को आप सील्ड कवर तरीके से नहीं रख सकते हो क्योंकि इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में क्राइसिस है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया को हेल्प करने की ज़रूरत है श्रीलंका को। अब वहाँ पर क्राइसिस होने की वजह से बहुत सारे जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से इशू ये क्रिएट हो रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए वहाँ सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जॉब जो है वो डिक्रीज़ हो रही हैं और प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे जो तमिल कल्चर से बिलोंग करने वाले जो पर्सन है, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि 16 लोग जो है वो इंडिया में इलीगल तरीके से इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेल्प करे, श्रीलंका के साथ में डिस्कशन करे कि ये जो इशू है वो बहुत सारे इशू जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लद्दाख की ईस्टर्न बाउंड्री को लेकर के है। अभी जो चाइना जो है उसके कुछ मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर हैं, तो यहाँ पर ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो विजिट है उसमें फोकस किया जा सकता है कि लद्दाख के साथ में जो भी इशू हैं उनकी बाउंड्री रिलेशंस को सोल्व किया जा सके। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें राइटर का ये बोलना है कि देखो इंडिया जो है वो रशिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। यूनाइटेड नेशंस में जो भी रेजोल्यूशन पास हुए उसमें इंडिया ने अपना एक क्लियर स्टैंड नहीं रखा है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो रशिया को एक तरीके से प्रॉफिट मिलने की यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर अगर जो इंडिया है उसको क्लियरली अपने जो भी रिलेशन है रशिया के साथ में उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो इशू हैं हो सकता है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ना रहे आने वाले फ्यूचर टाइम में, क्योंकि एक तरीके से यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ में जाकर के इंडिया अपनी एब्सटेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। और या रशिया के साथ में भी अगर हमारे रिलेशन सही ढंग से नहीं इस्टेब्लिश हो पाते हैं तो कुछ इशू जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी जो है ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो पॉलिसी है वो क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर से कुछ रिजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जाती है, जिसमें फर्स्ट रिजोल्यूशन जो है वो यूक्रेन ने पास करवाने की कोशिश की जिसमें इंडिया ने अपनी एब्सटेन पॉलिसी अपनाई। दूसरा जो रिजोल्यूशन है वो
साउथ अफ्रीका पास करवाने की कोशिश करता है। हालांकि यूक्रेन जो है वो रशिया का नाम लेकर के अपना जो रेजोल्यूशन है उसमें बात रखता है। दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो साउथ अफ्रीका, उसमें वो रशिया का नाम नहीं लेता है, लेकिन जो भी इशू चल रहा है उसको सोल्व करने की बात की जाती है। लेकिन वहाँ पर इंडिया जो है वो इसका क्या करता है, एक तरीके से विरोध करता है। तो यूक्रेन ने जो अपना रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की, इसमें 140 कंट्रीज़ ने फेवर में वोट किया है, जिसमें यूएस और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने 38 कंट्रीज़ के साथ मिलकर के एब्सटेन किया, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हैं। और 5 कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया, जिसमें रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और इरिट्रिया। ओके, दूसरा जो था उसमें इंडिया ने जो है वो अपना एक तरीके से यहाँ पर अपना सेम जो इशू है उसको रखा। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि रशिया भी एक रिजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पर इंडिया ने 12 अदर कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के यहाँ पर जो रशिया ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूक्रेन में हो रहा है उसको लेकर के जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की, उसमें इंडिया ने अपना एब्सटेन अपना इशू रखा है। ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था वो रशिया के साथ में सीरिया, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस ने मिलकर के इसको स्पॉन्सर किया था, लेकिन इसका अडॉप्शन नहीं हो पाया काउंसिल में, क्योंकि कम से कम 9 वोट आपको चाहिए। यस, आपके जो भी रेजोल्यूशन है उसमें यस के वाले पार्ट में 9 वोट होने चाहिए, तभी उसको लेकर के डिस्कशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर 15 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मेंबर्स हैं उसको रशिया ने कॉल किया था कि आप इसमें सपोर्ट में वोट कीजिए। इसमें इंडिया एंड द रिमेनिंग सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स एब्सटेन, मतलब इन्होंने सबने इसको एब्सटेन किया है। ओके, और रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था, और कोई भी जो कंट्री है उन्होंने यहाँ पर अगेंस्ट में वोट नहीं किया, सबने यहाँ पर एब्सटेन यहाँ पर अपनाया है। नेक्स्ट यहाँ पर वही इशू जो अभी हमने एडिटोरियल पेज पर डिस्कस किया कि श्रीलंका के साथ में जो तमिल इशू इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ से लोग इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, उसको लेकर के ये बोला गया है कि जो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करे। यहाँ पर FCRA एक्ट मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी NGO जिनको फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है उनको रेगुलेशन करने के लिए FCRA एक्ट बनाया गया था 1976 में। टाइम टू टाइम इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए, और इसी के बेसिस पर जो NGO को जो 5 ईयर्स का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको रिन्यू करने के लिए उन्होंने अपनी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च से 30 जून तक। मतलब जो NGO हैं वो अपना सर्टिफिकेट रिवाइवल और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक करवा सकते हैं, मतलब उनके पास में और भी यहाँ पर टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल में जो वैकेंसीज है उसको लेकर के अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ट्राइब्यूनल बनाए क्यों गए थे जब उसमें वैकेंसीज ही हैं। उनका जो एक ऑब्जेक्टिव जो था ट्राइब्यूनल का वो तो सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा है। जब आपने उसमें वैकेंसी रखती है तो फिर मतलब क्या है ट्राइब्यूनल बनाने का। अब यहाँ पर ट्राइब्यूनल को लेकर के हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जो था वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जोड़ा गया 1976 में। 323A और 323B जो है वो इसके थ्रू इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यूएस के अभी एक मैथमेटिशियन को एक प्राइज़ मिला है, अबेल प्राइज़। ये जो अबेल प्राइज़ है वो मैथमेटिक्स में जिस तरीके से साइंस बैकग्राउंड में नोबेल प्राइज़ मिलता है उसी तरीके से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में ये अबेल प्राइज़ इक्वल होता है। ओके, तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई एग्जाम में, जैसे SSC वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया का जो झारखंड स्टेट है उसमें फार्मर्स की जो मंथली इनकम है उसमें 30% तक ड्रॉप देखने को मिला है। इसके अलावा MP, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, ये जो स्टेट है इनमें भी रेगुलर डिक्रीज हुआ है फार्मर की अर्निंग को लेकर के। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 2022 तक हम फार्मर्स की जो इनकम है उनको डबल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वहाँ पर तो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि नेशन वाइड अगर हम फार्म इनकम की बात करें तो 27% तक इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ स्टेट्स में डिक्रीज देखने को मिला है। हालांकि जो गवर्नमेंट है, जो कमेटी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो गवर्नमेंट है उसके अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर वर्क करे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो TB ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के है।
इसमें बताया गया है कि 2020-2022 में अगर हम कंपैरिजन करें तो टीबी की रिपोर्ट, टीबी के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि 2025 तक हम इंडिया को ट्यूबरकुलोसिस फ्री डिक्लेयर करवा देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोलोमन आइलैंड्स को लेकर के है। चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ में जो अपने रिलेशन है उनको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। सोलोमन आइलैंड्स ने चाइना के साथ में जो अपनी डील है उसको साइन किया है और कुछ ब्रॉडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं वो यूएस के साथ में सोलोमन आइलैंड्स के जो रिलेशन हैं उनको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो सोलोमन आइलैंड्स में फरवरी में ही यूएस ने डिक्लेयर किया था कि हम वहाँ पर अपनी एम्बेसी को ओपन करेंगी। सोलोमन आइलैंड जो है वो 2019 से ताइवान से अपने रिलेशंस को टर्न करने की कोशिश कर रहे थे बीजिंग से, और ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो कैपिटल है होनियारा, वहाँ पर भी कुछ राइट्स देखने को मिले, कुछ विरोध देखने को मिला था। सोलोमन आइलैंड्स की अगर हम लोकेशन देखें तो पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर बिलोंग करते हैं। यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन वाला जो रीजन है वहाँ पर सोलोमन आइलैंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल आइलैंड काफ़ी ज़्यादा है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर देखो, इंडिया में अभी चाइना की जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया रखा है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे तो बॉर्डर इश्यूज भी है, रशिया यूक्रेन इशू भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और भी कोविड है, टेररिज्म है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। अभी देखो क्लियरली तो नहीं है कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होगा, लेकिन ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो ये आज हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।